हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4। और आज हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में, यानी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा जाएगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जब किसी दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी होती है तो उसकी आकृति हमको दर्पण पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो उस आकृति को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो जो आकृति दिखाई पड़ती है, देखिए ये अलग अलग दर्पणों में उसकी आकृति तो वैसे ही रहती है, लेकिन उसका आकार जो है ये छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे अगर समतल दर्पण की केवल बात करेंगे, समतल दर्पण में आकृति जो है और आकार दोनों एक जैसे रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है कि जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी उसकी आकृति या जो प्रतिबिंब में जो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उतना ही बड़ा होता है। आकार में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका आकार बड़ा भी हो सकता है वस्तु से और छोटा भी हो सकता है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उससे दूर भी दर्पण से बनता है प्रतिबिंब, उससे पास भी बनता है। तो ये गोलीय दर्पण की विशेषता है। लेकिन समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूरी पर बनता है, उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग उसकी परिभाषा लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहते किसको है। तो प्रतिबिंब का जो जर्नल जो बोलचाल की भाषा में लोग कहा जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो सिंपली हम बता देते हैं कि दर्पण के सामने रखी वस्तु की जो आकृति हमको दिखाई पड़ती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन एग्जाम ये परिभाषा लिखना ठीक नहीं है। एग्जाम में क्या लिखेंगे ये परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप परिभाषा इस तरीके लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है, ठीक है ना, तो उससे कम दो किरणें, दो से अधिक ले सकते हैं लेकिन कम से कम दो किरणों को दर्पण पर डाला जाता है। और दर्पण पर डालते हैं तो दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होगा, यानी वो किरणें टकरा करके वापस लौटेंगी। तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती हैं। लौटने के बाद जहां पर वो किरणें मिल जाती हैं, ठीक है ना, या जहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस जगह उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो परिभाषा हम यही वाली लिखते हैं एग्जाम में, प्रतिबिंब का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस परिभाषा लिखें, किसी वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं। इसके द्वारा जो आकृति दिखाई पड़ती है उसको हम प्रतिबिंब और वस्तु को बिंब कहेंगे। बिंब भी लिखा है बुकों में, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा, देखिए इसमें जो परिभाषा हम प्रतिबिंब लिख रहे हैं वो चाहे दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हो और चाहे लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हो, परिभाषा आप दोनों की इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो जो दर्पणों में होता है परावर्तन और लेंस हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन भी हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल हम परिभाषा दोनों के लिए लिख दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु
से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अभी हम किरण आरेख खींच करके आपको बताएं कैसे कहां पर मिलती है और कहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा एग्जाम में अगर आती है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब उसको जब किरण आरेख खींचेंगे तो पता चलेगा कि ये वास्तव में मिल रही है कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इस आधार पर ये प्रतिबिंब कहां पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत हो, इसके आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। और दूसरी होती है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम इसमें हम अंतर देखें कि वास्तविक इमेज किसको कहते हैं और किसको आभासी इमेज कहते हैं। इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम अंतर इसमें लिखवा देते हैं कि क्या कैसे पहचाने कि ये वास्तविक है और कैसे पहचाने कि ये आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, नोट कर ले इसको। तो आप इसमें हेडिंग लगा लीजिए वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंबों में, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंबों में अंतर, ये नहीं लगाइए। और इसमें एक अंतर लिखने के लिए बीच में लाइन खींच लीजिए और एक तरफ लिखिए, ऐसे करके बना लें। इसमें हम इधर लिख दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर लिख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 डालो, इधर वाले में इस प्रकार से चार्ट बना लें। नंबर एक पहला पॉइंट लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में कि जिस वस्तु से चलने वाली
प्रकाश किरणें, जिस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये चीज हो गया। अभी किरण आरेख खींचेंगे तो क्लियर होगा ये। इसमें नंबर 1 लिखो आभासी में कि जिस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। जहां से आते हुए प्रतीत हो परावर्तन अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु को हम कहते हैं उसका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। ये तो पहला अंतर हो गया। एक तरीके से इनकी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा भी यही हो जाएगी कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। यानी जब भी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। इसमें नंबर 2 लिखो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। ये भी अंतर होता है कि जो सीधा दिख रहा है प्रतिबिंब ये समझ जाए वो आभासी प्रतिबिंब है और जो उल्टा दिखता है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है ना। जो समतल दर्पण पर जो हम देखते हैं अपनी इमेज तो हमेशा उस सीधी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब जो समतल दर्पण बना प्रतिबिंब है वो
आभासी है, ठीक है ना। और अंतर क्या है इसमें, एक अंतर और भी है, वास्तविक प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको पर्दे पर बनाया जा सकता है। जैसे वो सिनेमा हॉल में जो हमको पिक्चर दिखाई पड़ती है, उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं पर्दे पर, वो सब कैसे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। और तीसरा पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पर्दे की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये अंतर है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में, इसको याद कर लेंगे। तो ये उसके बाद हम ये बताएंगे अभी किनारे खींच करके कि कैसे हम दिखाएंगे कि ये प्रतिबिंब आभासी बना है कि वास्तविक बना है, इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो उसका प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी दर्पण के सामने बनाना हो, अभी तो हम लोग समतल दर्पण के सामने बनाने जा रहे हैं, अगर ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के सामने भी बनाना हो या लेंस के सामने रखी हुई उसका प्रतिबिंब बनाना हो, हमेशा एक पॉइंट आपको याद रखना है कि उस वस्तु से कम 2 किरणों को दर्पण पर डालना है, ठीक है ना। दर्पण पर डालेंगे, लेंस है तो लेंस पर डालेंगे, चाहे जिस टाइप का लेंस हो चाहे जिस टाइप का दर्पण हो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि जब भी किसी वस्तु का किरण आरेख अगर खींचना है तो 2 किरणें कम से कम, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो लेनी ही है, तभी उसका प्रतिबिंब हम बना पाएंगे कि कहां पर बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 किरणें ही मिलेगी कहीं पर, एक किरण ले लेंगे तो कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है ना। इसलिए एक किरण तो लेना ही नहीं किरण आरेख खींचने के लिए, हमेशा 2 या 2 से अधिक किरणों को दर्पण पर डालना है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस जगह उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लेते हैं हमारे सामने कोई दर्पण रखा है यहाँ पर, समतल दर्पण, ठीक है। ये एक समतल दर्पण बना लिया हमने और उसके सामने एक ये वस्तु रख दी यहाँ पर, ये वस्तु हो गई हमारी, वस्तु हो गई ये। अब इसका प्रतिबिंब जरा देखना है दर्पण पर कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया अभी कि उस वस्तु से 2 किरणों को इस दर्पण पर डालना है और परावर्तन के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए परावर्तित करवाना है, ठीक है ना। तो जैसे 2 किरणें हम एक डालें तो एक किरण को हम डाल देते हैं इस दर्पण के अभिलंबवत, यानी मान लेते हैं कि प्रकाश किरण जो है ऐसे चल करके यहाँ पर पहुंचती है जो अभिलंबवत गिरती है,
और हमने बताया था परावर्तन के नियम में कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ये प्रकाश किरणों को यहाँ पर आपतित कराएंगे अभिलंबवत, तो क्या होगा, जा तो रही है ऐसे, लेकिन जब टकराने के बाद वापस जब लौटेगी तो उसी मार्ग से वापस लौटती है। जाने वाली हो गई आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो ये जा करके इधर तरफ जाएगी बिल्कुल उसी मार्ग से जिस मार्ग से वो दर्पण की तरफ आ रही थी। ठीक है, और एक किरण को हम डालते हैं इस पर तिरछा, यहां पर जब तिरछा डालेंगे यहां पर, तो अब ये अभिलंबवत तो है नहीं, तो अभिलंबवत नहीं है तो इस किस तरफ इसका परावर्तन होगा। तो पहले तो हम परावर्तन के नियम के अनुसार इस पर क्या करें, हम पहले एक अभिलंब पहले खींच लेते हैं इस बिंदु पर जहां पर ये आपतित हो रही है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये अभिलंब हमने खींच लिया, अब ये कोण क्या कहलाएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहते हैं, इसको हम लोग आई से लिखते हैं। और जो परावर्तित किरणों कैसी होती है, जितना कोण आपतन होता है उतना ही कोण परावर्तन भी होता है। परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब जो टकरा करके वापस लौटेगी वो इस डायरेक्शन में लौटेगी, ऐसे। अब क्लियर हो रही है, यानी ये कोण भी जो हमारा जो आर होगा जिसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, कैसा होगा, आई और आर दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए दो किरणों को डाला हमने, एक किरण को डाला अभिलंबवत जो टकरा करके वापस लौट रही इधर तरफ जा रही है ऐसे, और एक किरण को हमने तिरछा आपतित किया और वो टकरा करके इधर जा रही। तो देखो ये जो जा रही परावर्तन के पश्चात वो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो पीछे बढ़ाते चले जाए तो इनकी दूरी और बढ़ती जाएगी, ये आपस में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही कि नहीं। हमने क्या बताया, किसी वस्तु का किरणारेख खींचने के लिए उस वस्तु से दो किरणों को दर्पण पर डालना है और दर्पण को डालने के बाद परावर्तन के नियम के अनुसार उनको परावर्तित कराना है। और परावर्तित करने वाले जो किरणें हैं, जो परावर्तित होने वाली जो किरणें हैं, वो जिस बिंदु पर मिल जाती हैं उस जगह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहां से आती हुई प्रतीत होती है वहां पर उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखो ये जो वास्तव में जो परावर्तित हो रहे किरणें ये तो कहीं नहीं मिलेंगी, ये तो देखने से लग रहा है हमको ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो क्या कहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाते चाहे यहां चले जाएं इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, कभी नहीं मिलेंगी। इसका ना ये जो किरणें वास्तव में जो परावर्तित हो रही है वो तो कहीं नहीं मिल रही है। ठीक है ना, इसका मतलब इसका वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। बात क्लियर हो रही है, जो हमने परिभाषा लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब की, जहां पर किरणें वास्तव में मिलती हैं उस जगह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तव में तो कहीं नहीं मिलेंगी ये। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब जब इन किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं जो परावर्तित हो रही हैं, परावर्तित किरण कौन सी है, ये वाली, इसको जरा पीछे बढ़ाएं दर्पण के पीछे, तो इसको दर्पण के पीछे जब हम एक्स्ट्रा जब बढ़ाते हैं तो उनको डॉटेड लाइन द्वारा बढ़ाया जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सीध में बढ़ा देंगे पीछे। और ये जो परावर्तित किरण है इसको भी जरा पीछे बढ़ाओ, डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, क्योंकि ये किरणें हैं नहीं, किरणें तो हमारी परावर्तित होकर के उधर जा रही हैं यहां पर। अब देखिए परावर्तित किरणें जब इधर से खड़े होकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही हैं, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं परावर्तन के पश्चात। हमने क्या लिखवाया आभासी प्रतिबिंब में, क्या आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं कि जिस बिंदु से, यानी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तव में जो किरणें थी वो तो कहीं नहीं मिल रही, इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, अब जब इन्हीं परावर्तित किरणों को जब हम पीछे बढ़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी ऐसा लगता है इधर से देखने से ये जो किरणें इधर आ रही परावर्तित वाली वो इस बिंदु से आ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इस बिंदु पर इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है इस वजह से इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हम जो इमेज बनेगी इसकी आई, वो कैसे, ये क्या बनेगा यहाँ पर इसका प्रतिबिंब, और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। आभासी वास्तविक में क्या अंतर दिखाई पड़ेगा कि जहां पर परावर्तित किरणें वास्तव में मिल जाती हैं वहां पर
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहां से आती हुई प्रतीत होती हैं उस जगह उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब समतल दर्पण पर वस्तु चाहे जहां रखी हो हमेशा उसका आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से किनारे का आप खींच करके दिखा सकते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के सामने किसी रखी वस्तु का। ठीक है, इसको बना लें। उसके बाद हम इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी कुछ विशेषताएं भी हमको पता होनी चाहिए कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसकी कौन कौन सी खास बातें हैं। ठीक है, तो हेड नीचे लगा लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये चीज हमको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूर बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट ये है। तो पहला पॉइंट हमको देखने से पता चल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है सदैव आभासी बनता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव हमेशा सदैव आभासी बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमको याद ये रखना है कि ये जितनी दर्पण से जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी है, यानी मान लेते हैं दूरी हम x मान लेते हैं, तो इसकी जो प्रतिबिंब की जो दूरी दर्पण से होगी वो भी x दूरी पर ही बनेगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, दर्पण से 5 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये भी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट भी आप लिख लीजिए कि वस्तु का आकार जितना बड़ा होता है, तो वस्तु जितनी बड़ी रखी होगी, यहां पर वस्तु जितनी बड़ी रखी होगी उस वस्तु का आकार उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है दर्पण में। ठीक है ना, तो इसमें हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी वस्तु
बड़ी वस्तु होती है, जितनी बड़ी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, ये इसकी चीज, यानी जितनी बड़ी, अगर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। 10 सेंटीमीटर बड़ी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा, यानी उसका आकार उतना ही रहता है। जैसे अगर हम इसका किनारे अगर खींचें, चलिए इसको बना लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि आकार कैसे दिखाया जाता है। इसको बना लें और लिख लीजिए। जैसे अगर हम ये कहें कि ये आकार आपको दिखाना है तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जैसे ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु यहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो दिखाना है वो उतना ही पीछे बनेगा इधर, और उतने ही आकार का बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी, ठीक है ना, लेकिन आकार भी उतना ही रहेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये अगर दूरी x है तो ये दूरी भी x रहेगी। आकार जितना ये है उतना ही आकार इधर भी बनेगा, यानी आकार में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो किरणारेख अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं कि अगर यहां से कोई प्रकाश किरण आपतित कराई जाए तो चूंकि अविलंबवत गिर रही है, अविलंबवत गिरेगी तो क्या होगा, वापस उसी मार्ग से वापस जाएगी। और अगर हम यहां से तिरछी प्रकाश किरण को आपतित करें इस पॉइंट से, तब क्या होगा, यहां से तिरछा आपतित करेंगे तो इस जगह फिर परावर्तन के नियमों का पालन होगा, यानी पहले हमको क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब, और हम खींचेंगे तो इधर से परावर्तित होकर के इधर जाएगी प्रकाश किरण। समझ आ रहा है। अब देखो ये इस किरण को इधर बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी दोनों किरणें, जो वास्तव में जो परावर्तित हो रही हैं वो दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिलती हैं। लेकिन जब इन किरणों को जब पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे हम कहां बढ़ाने के लिए जाएंगे, बिल्कुल सीधे बढ़ाइए पीछे यहां पर, और इसको जरा पीछे बढ़ाएं, थोड़ा ज्यादा एंगल बन गया है, इसको आप थोड़ा सा कम करके बनाओ, यानी परावर्तन और आपतन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें यहां पर मिल जाती हैं, ऐसे। बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किरणारेख खींच करके बताया जा सकता है कि समतल दर्पण पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उतना ही आकार का बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है, ठीक। इसको बना लें। अगला पॉइंट लिखिए फिर। अगला पॉइंट है 4 नंबर ये कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति जितनी वेग से आ रहा है, बस समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी और आदमी उसी के सामने आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब है उसको कितनी वेग से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु तो आएगी नहीं अपने आप, जब कोई वस्तु का वो ट्रक भी आ सकता है दर्पण के सामने, कोई भी वस्तु आ रही हो, चाहे आदमी आ रहा हो, ये आप अपनी तरफ से आप समझ लेंगे।
जब कोई व्यक्ति v वेग से, अगर मान लेते हैं v वेग से या v चाल से, लिख लीजिए v चाल से, जब कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर आता है तो उस व्यक्ति को उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब 2v वेग से, या चाल लिख लीजिए 2v चाल से आता हुआ दिखाई पड़ता है। ये पॉइंट आप याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ अगर मान लेते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, तो उसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति आ रहा है उसी को दूसरा व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है उसके प्रति देख रहा है तो उसकी चाल उतनी दिखाई पड़ेगी जितनी चाल से वो आ रहा है, लेकिन स्वयं उसी अपने प्रतिबिंब को देख रहा है तो उसकी जो चाल है वो पहले कितनी दिखाई पड़ेगी। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है तो उसको दोगुना हो जाएगा उसकी चाल, यानी 2 × 5 = 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड से उसी व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण की ओर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है हमको। एक 5वां पॉइंट और है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई, समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम से कम आधी होनी चाहिए, यानी किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम आधी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कोई समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की और कहें कि उसका प्रतिबिंब पूरा दिखाई पड़े उस वस्तु के सामने, तो दर्पण कितना बड़ा हम लें, तो ध्यान ये रखना है कि अगर हम उससे कम से कम जैसे 5-10 सेंटीमीटर अगर ऊंची वस्तु है तो जो दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कम से कम 5 तो होनी चाहिए, यानी वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है ना, वस्तु की जितनी ऊंचाई है उससे आधी होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है तो दर्पण कम से कम 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तभी वस्तु हमको पूरी दिखाई पड़ेगी। अगर कोई जैसे व्यक्ति है सामने खड़ा है, पूरा पैर से लेकर के सर तक पूरा एक साथ प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो जितना बड़ा व्यक्ति वाले 5 फुट का अगर आदमी है तो समतल दर्पण का आकार कम से कम कितना होना चाहिए, 2.5
यानी 2.5 फीट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इससे अगर कम है तो एक साथ पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है, और अगर 2.5 से अगर ज्यादा अगर है तो दिखाई पड़ेगा पूरा, लेकिन कम से कम 2.5 होना चाहिए। 2.5 से अगर कम है तो पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा, 2.5 से चाहे जितना ज्यादा हो तब पूरा दिखाई पड़ेगा ही। तो इतने पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं होती हैं। और जब हम, ये तो बात थी हमारे समतल दर्पण की, जब हम किसी गोली दर्पण के सामने किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसके नियम कुछ अलग हैं, वो नियम हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका किरण आरेख खींचेंगे कि कोई वस्तु कहां पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ये किरण आरेख खींच करके हम लोग सीखेंगे। तो ये काम हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।